हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा। अगेन मैं अब आपके सामने आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो 4, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आज थियोरीज ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच। तो जो भी अभी वीडियो 4 हम देख रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 अच्छे से देखनी है। और डिटेल में जाके आपको अगर पढ़ना है तो आपको वो वीडियो देखनी है एंड देन फिर आपको वीडियो 4 पे आना है। तो अगेन क्लास 12th का हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हम अपना चैप्टर 1 कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। तो बेसिकली क्या है कि वीडियो 3 में हमने क्या कर लिया था। वीडियो 3 में हमने कर लिया था बुद्धि, और बेसिकली बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लिए थे हमने। बुद्धि के सिद्धांत, साइकोमेट्रिक अप्रोच मतलब मनोमितिक उपागम, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच मतलब सूचना प्रक्रमण उपागम। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो 3 में कि मनोमितिक उपागम क्या होता है और सूचना संक्रमण उपागम क्या होता है, सॉरी सूचना प्रक्रमण उपागम क्या होता है, हमने वो पढ़ लिया था। तो आज हम देखेंगे कि भाई जो हमारी मनोमितिक उपागम है इसकी थ्योरी क्या है, मनोमितिक उपागम की थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, तो वहीं से ही हम स्टार्ट करते हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बुद्धि क्या है। तो देखिए बेसिकली बुद्धि हमने पढ़ी थी, तो एल्फ्रेड बिनेट, मैंने आपको बताया था कि एल्फ्रेड बिनेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई एल्फ्रेड बिनेट जो थे वो बहुत ही वही पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक बुद्धि पे एक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम आएंगे अपने एक एक कारक सिद्धांत पर। एक कारक सिद्धांत किसने दिया भाई? सबसे पहले थ्योरी मैंने आपको बताई थी, आती है अल्फ्रेड बिनेट की, जिसको हम एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं। ये पहली थ्योरी अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी और जिसको हम एक कारक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली बुद्धि की थ्योरी पे वर्क किया था। और अल्फ्रेड बिनेट की हमने फिर डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ी थी। तो इन्होंने ना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं डाला इंटेलिजेंट की थ्योरी पर। और उन्होंने दो तरीके के इंटेलिजेंट लोग देखे, मतलब इन्होंने बताया कि भाई जो मैं हूँ, मैंने दो तरीके के ही इंटेलिजेंट लोग देखे हैं। एक तो फर्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और दूसरा जो बिल्कुल कम इंटेलिजेंट है। अब तो इन्होंने इन दोनों लोगों को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने उस बेसिस पर इंटेलिजेंट हाई और इंटेलिजेंट लो है। तो इन्होंने कहा कि एक जो बुद्धि बुद्धि है वो एक क्या है, एक योग्यताओं का एक बंडल है बुद्धि। ठीक है, तो अगर बुद्धि ज्यादा है, इन्होंने बोला कि अगर किसी इंसान के पास बुद्धि ज्यादा है तो वो बुद्धिमान कहलाएगा, और अगर वो बुद्धि उस इंसान के पास कम है तो वो बुद्धिमान नहीं कहलाएगा। तो बेसिकली इनकी थ्योरी बहुत ही सिंपल थी और ये थ्योरी इतनी मानी भी नहीं गई, क्योंकि बुद्धि की जो थ्योरी है वो इतनी सिंपल होती ही नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने एक कारक सिद्धांत पढ़ लिया। और ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया बेसिकली एल्फ्रेड बिनेट ने ये सिद्धांत दिया। तो इनका सिद्धांत क्या कहता है कि भाई दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और एक जो कम इंटेलिजेंट होते हैं। तो इन्होंने एक कारक सिद्धांत की हमें थ्योरी दी। अब उसके बाद आता है हमारा चार्ल्स स्पीयरमैन। अब चार्ल्स स्पीयरमैन में भी इन्होंने भी बुद्धि की थ्योरी दी। ठीक है, इन्होंने दी 1927 में बुद्धि की थ्योरी। कौन सी बुद्धि की थ्योरी दी? द्विकारक सिद्धांत की, मतलब कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये थ्योरी जो इन्होंने दी, ये थ्योरी बहुत फेमस थी। और इन्होंने पहली जो दो कारक बुद्धि दी, तो पहले कारक को इन्होंने डिवाइड करा साकारक में, मतलब इंग्लिश में बोले तो जी कारक। और दूसरे लेवल को इन्होंने डिवाइड करा वी कारक में, जिन्हें हम कहते हैं एस फैक्टर। ठीक है, तो अब क्या होते हैं साकारक और वी कारक पढ़ लेते हैं। बेसिकली क्या है, साकारक मतलब होता है वो सारी योग्यताएं जो हमारी नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल काम करने में काम आती हैं। मतलब जो जनरल जी फैक्टर, अगर हम इंग्लिश में देख रहे हैं यहाँ पे जी फैक्टर, तो ये बोलते हैं जनरल फैक्टर। ठीक है, जनरली जो हम अपने नॉर्मल लाइफ में काम करते हैं, जो हमारी नॉर्मल एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाती हैं?
साकारक योगिताएं। और एस फैक्टर क्या होता है? एस फैक्टर देखो, अब वी कारक है हिंदी में तो एस फैक्टर है इंग्लिश में। तो एस फैक्टर मतलब होता है स्पेसिफिक मतलब कि वो सारी योग्यताएं जो कुछ विशेष कार्य करने में हमको एक्सीलेंट बनाती है। ठीक है, जो योग्यताएं काम आती है हमें एक्सीलेंट बनाने में, किसी विशेष कार्य को करने में हमारी योग्यताएं जो काम आती है, उसको हम कहते हैं एस फैक्टर थ्योरी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ना बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल देती हूँ, आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सिंगर है वो बहुत अच्छा गाता है, बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो उसमें क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर है, स्पेसिफिक एबिलिटी है सिंगिंग की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मतलब जी एबिलिटी नहीं है। जी एबिलिटी मतलब साकारक योग्यता नहीं है, मतलब जनरल एबिलिटी नहीं है। जनरल एबिलिटी भी उसके अंदर होगी, बट उसके अंदर और भी योग्यताएं हैं जो उसको एक्सीलेंट बना रही हैं दूसरे से। मतलब वो सिंगिंग में बहुत अच्छा है, दूसरों से ज्यादा अच्छा गाना गाता है, तो उसके साथ उसके पास जी फैक्टर तो है, साथ ही साथ उसके पास एस फैक्टर भी है। तो आई होप आपको जी फैक्टर और एस फैक्टर में दोनों में ही चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, जो जी फैक्टर है ना, वो क्या है कि मतलब जैसे ही पैदा हुए वैसे ही आ जाती है। जी फैक्टर के अंदर, जी फैक्टर जो होती है वो जन्मजात होती है। जी फैक्टर को हम बेसिकली पैदा होते ही इसको हम अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, आप अलग हो तो आपकी जी फैक्टर एबिलिटी भी अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड, जैसे आपके फ्रेंड हैं, तो आपके फ्रेंड की जी फैक्टर एबिलिटी अलग होगी और आपकी फ्रेंड की जी फैक्टर एबिलिटी अलग होगी। और जो स्पेसिफिक एबिलिटी है, मतलब कि जो वी कारक योग्यता है, वो विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यताएं होती हैं। जैसे कोई अगर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अच्छा गा रही हूँ, मैं अच्छा गाती हूँ, लेकिन मुझे डांस तो अच्छा नहीं आता ना, तो ये मेरी एक स्पेसिफिक नहीं, मतलब मेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, मतलब एस फैक्टर विशेषता है ये मेरी, ये मेरा विशेष है, ये मेरा विशेष लाइन में, मतलब मैं बहुत ज्यादा क्लीन हूँ अपनी इस लाइन में। तो ये क्या है, ये जन्मजात ही होती है, इसको हमें स्किल्स लेनी पड़ती हैं, इसको सीखना पड़ता है। कई लोग सीखते हैं, कई लोग देख के सीखते हैं, मगर सीखते हैं। ठीक है, तो ये जन्मजात नहीं होती है। तो यही थ्योरी क्या हो जाती है हमारी, यही थ्योरी बन जाती है हमारी द्विकारक सिद्धांत की थ्योरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके बाद लुईस थर्स्टन। अब देखिए, अब क्या है ना, लुईस थर्स्टन ने कौन सी थ्योरी दी? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक है, मतलब इनका कहना ये था, भाई इनकी थ्योरी जो आई है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1938 में इनकी थ्योरी आई है। और इनका कहना ये था कि भाई बुद्धि जो है ना, बुद्धि को एक योग्यता में नहीं बोल सकते हम। हमारे पास बुद्धि को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी एबिलिटीज होती है, बहुत सारी योग्यताएं होती हैं। ठीक है, वो योग्यताएं कौन सी होती हैं? वाचिक बोध, संख्यात्मक, देशिक संबंध, प्रात्यक्षिक गति, शब्द प्रवाह, स्मृति, आगमनात्मक तर्कना। अब ये योग्यताएं क्या होती है? लुईस थर्स्टन ने बेसिकली इन सारी एबिलिटीज को डिवाइड कर दिया 7 एबिलिटीज में। ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत यही कहता है कि जो लुईस थर्स्टन है, जिनकी थ्योरी आई थी 1938 में, इन्होंने इन सारी योग्यताओं को 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम आते हैं पहले कि भाई वाचिक बोध क्या होता है। बेसिकली क्या, देखो, एक आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है। आप इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर का जब आप पेपर देते हैं, तो गद्यांश कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में अनसीन पैसेज भी कह सकते हैं आप, कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं। जब आता है तब उसे रीड करते हैं आप। ठीक है, रीड करके कुछ समझते भी होंगे, फिर आप उसका देखते हैं भाई कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछे हैं, फिर आप उसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंसान हमें बोल रहा है या लिख रहा है, समझा रहा है,
तो जो उस कॉम्प्रिहेंशन के आइडिया है या वर्ड्स हैं वो सब आपको समझ में आ रहा है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, वाचिक बोध कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं भी आपने हिंदी का जब पेपर दिया होगा तो हिंदी के पेपर में नीचे क्वेश्चन में लिखा होता है ना कि इसका अपोजिट वर्ड समझाइए। इसका उसका क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर दे रखा है आपको सुंदरता, तो सुंदरता का अपोजिट वर्ड क्या होगा, बदसूरत। तो उसमें क्या है कि आपको जब नीचे अपोजिट वर्ड देता है तो इसका मतलब कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हाँ हमने जो ये पैसेज दिया है बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो बच्चा इसका अपोजिट वर्ड अच्छे से हमें दे सकता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाचिक बोध कहते हैं। उसके बाद आता है संख्यात्मक योग्यताएं। अब संख्यात्मक योग्यता, देखो नाम से ही पता चल रहा है, संख्या, संख्यात्मक योग्यता। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटीज। ठीक है, जैसे कि मैथ्स में जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, जो कंप्यूटर में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज भी बहुत ही अच्छी होती है। न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटीज बेसिकली न्यूमेरिकल किस में आते हैं, आपका फिजिक्स में भी आते हैं न्यूमेरिकल्स, और आपका मैथ्स में भी आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो उसी को ही हम संख्यात्मक योग्यताएं कहते हैं, जिनकी संख्यात्मक मतलब जिनकी स्पीड तेज होती है कैलकुलेशन की। ठीक है, उसके बाद आता है आपका देशिक संबंध। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए देशिक संबंध मतलब कुछ पैटर्न आपने अपने आप ही माइंड में क्रिएट कर लिए। इसका ना मैं बहुत अच्छा सा आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग अपने ग्रैंड मदर के पास सोते थे, ऊपर आसमान में देखते थे, क्लाउड्स देखते थे, तो क्लाउड्स में अलग अलग शेप्स बनी हुई आती थी ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनी हुई आती थी, तो हम उसमें कार्टून इमेजिन कर लेते थे कि हाँ ये वाला कार्टून है। कई बार हमको वो क्लाउन दिख रहा होता था क्लाउड्स में, या कई बार वो हमको मतलब सेंटा क्लॉज दिखाई जैसा दे रहा होता था। तो वो हम क्या, हमने अपने माइंड में ना पैटर्न बना लिया, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, देशिक संबंध कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, प्रात्यक्षिक गति। प्रात्यक्षिक गति क्या होता है, देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ चल रहे हैं, रास्ते में आप चल रहे हैं और आपके सामने चलते चलते कुछ आ गया और आपने देखा कि हाँ चलते चलते रास्ते में से कुछ आ रहा है, एंड आप एकदम से ना समझ गए कि हाँ ये क्या चीज है। ठीक है, अगर कोई खतरनाक सी चीज है तो आप उससे बिल्कुल बच जाते हो। ठीक है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे ना आपका फोकस पता चलता है, यहाँ पे आपका फोकस काम करता है, आपका अटेंशन काम करता है कि हाँ आप कितने अटेंटिव होकर, आप फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी चलाते किसी ने एकदम से ओवरटेक कर दिया, तो आप एकदम से ब्रेक मारते हो ना, तो वही क्या होता है, वो हमारे अटेंशन हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम कहते हैं प्रात्यक्षिक गति। अब फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा शब्द प्रवाह। शब्द प्रवाह, इसको इंग्लिश में मैं आपको एक बार बोलती हूँ, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, वर्ड फ्लुएंसी। आपने देखा होगा ना, आप कई बार बोलते हो कि भाई ये ना इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं, इसकी इंग्लिश की ना लैंग्वेज बड़ी फ्लुएंट है, बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। ठीक है, तो वही बात हो गई ना कि बेहतर तरीके से आप अपनी वोकैबलरी यूज कर रहे हो इंग्लिश में, आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी है। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में, कोई भी ऐसे ऐसे सिचुएशन है भाई आपको बहुत ही इंप्रेसिव इंग्लिश बोलनी है, तो आप वोकैबलरी बोल दो, तो वोकैबलरी से ही इंसान समझ जाता है कि हाँ भाई इस बंदे की ना इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, इंग्लिश बहुत फ्लुएंट होगी। तो उसे कोई हम क्या कहते हैं, शब्द प्रभा कहते हैं। उसके बाद है स्मृति। अब स्मृति क्या होती है, स्मृति को अगर मैं इंग्लिश में आपको बोलूं मेमोरी, इसे भी बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कि आप कितने अच्छे से कोई चीज याद रख पाते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि भाई मैंने आपको अभी तक वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 में लेक्चर्स करवा दिए। अब मैंने आपसे आज कुछ क्वेश्चन किया, तो मैंने किया आपको वीडियो 1 वाला कोई क्वेश्चन, तो आपको अभी तक याद है, तो वो क्या हुआ, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। और अगर आपको वीडियो 1 का याद नहीं है तो इसका मतलब आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आगमनात्मक तर्कना। देखो बेसिकली ना ये वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है, कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है भाई कि आगमनात्मक तर्कना क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो आगमनात्मक तर्कना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे हम। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ना कुछ फैक्ट दे रखे हैं, फैक्ट इन द सेंस कि कुछ तथ्य दिए हैं आपको, और अब उस पर आपने अपना तर्क दिया। ठीक है, इसको मैं अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन आप बताइए भाई 2 3 जा डैश, 2 4 जा डैश, 2 5 जा डैश,
2 6 12, 2 7 14। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बोला, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ये तो मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं आपको ये पैटर्न लिख के दूं, 2 4 8 डैश 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 एंड सो ऑन, ठीक है, वो हमारे nth टर्म तक चला जाता है। मतलब मैं आपको कहूंगी कि भाई आपको फिल इन दी ब्लैंक्स फिलअप करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, आपको 5 तक फिल इन दी ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। ठीक है, आपने दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पे 2 आ रहा है, देन यहाँ पे आ रहा है 4, देन यहाँ पे आ रहा है 6, देन अब 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो आपको पता चल गया कि भाई ये ना 2 का टेबल यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ तो 2 का टेबल चल रहा है, जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब डैश आ गया तो उस पे आएगा 2 4 8, फिर डैश आ गया उस पे आएगा 2 5 10, फिर डैश आ गया उस पे आएगा 2 6 12, फिर डैश आ गया तो उस पे आएगा 2 7 14, फिर डैश आ गया तो उस पे आएगा 2 8 16, फिर डैश आ गया उस पे आएगा 2 9 18, एंड फिर डैश आएगा उस पे आएगा 2 10 20, एंड क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट। तो इसी को ही तो हम कहते हैं ना, इसी को ही तो हम आज्ञात्मक तर्कना कहते हैं कि भाई आपको कोई फैक्ट दिया हुआ है और आपने उस पर अपना बेसिकली फीडबैक दिया। ठीक है, इसके बाद जो अब आपको पता चल गया कि भाई हाँ ये है बेसिकली यही हमारा फैक्ट है और इस यही हमारा आंसर आएगा। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। ठीक है, भाई पहले बच्चे ने मुझे फीडबैक दिया कि भाई मैम आपके ना थोड़ा सा नहीं, मुझे नहीं समझ में आता, आप अच्छा नहीं पढ़ाते। देन सेकेंड टाइम में भी ऐसे ही हुआ, सेकेंड टाइम में भी बच्चे ने मुझे ऐसे ही बोल दिया। देन थर्ड टाइम में भी बच्चे ने मुझे सेम ऐसे ही बोल दिया। तो फोर्थ टाइम में मैंने ये चीज मान ली कि भाई अगर मैंने अब इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो शायद हो सकता है जो फोर्थ स्टूडेंट है ना मेरा, वो भी मुझे सेम यही रीजन देगा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ने मुझे रीजन दिया है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आपके पास एविडेंस गिवन है, ये थ्योरी कहते हैं कि आपके पास एविडेंस गिवन है, उन एविडेंस के बेसिस पर आप एक निष्कर्ष निकालते हो, मतलब कंक्लूजन निकालते हो, तो वही होती है हमारी आगमनात्मक तर्कना। आई होप आपको ये बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसके बाद की जो थ्योरी है, आर्थर जेनसन, इनकी थ्योरी भी पढ़ेंगे और भी थ्योरी पढ़ेंगे, वो भी लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप ये अपनी वीडियो देखिए, लर्निंग कंटिन्यू कीजिए और अच्छे से इन थ्योरीज को पढ़िए, और अगर जो आपको समझ में नहीं आता है आप हमसे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की थ्योरी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।